हेलो एवरीवन, आई एम नंदिनी। वेलकम टू आवर चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी, जहां पर हम क्लास 11th की हिस्ट्री की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर 8 तक की का हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये यूनिट 4 है उसका नाम है आधुनिकीकरण की ओर, है ना। और इसमें स्पेशली बात करी गई है 1700 ईस्वी से 2000 ईस्वी के बीच का जो टाइम पीरियड है, यानी जो ये 300 साल के बीच का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में बात करी गई है। और स्पेशली ये बात की गई है कि पूरी दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं हुई और किस तरीके से ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में अपने उपनिवेश बनाए। अमेरिका, फ्रांस, नीदरलैंड, हॉलैंड का क्या रोल था और धीरे धीरे किस तरीके से व्यापार पूरी दुनिया में बढ़ता गया, आधुनिकीकरण, आधुनिक मशीनों का निर्माण होता गया, उत्पादकता बढ़ने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी, नगरीकरण होने लगा। इन सब विषयों के बारे में हम इस यूनिट के माध्यम से पढ़ेंगे। अब जो हमारा चैप्टर 9 है वो है औद्योगिक क्रांति या द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। स्पेशली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कृषि के प्रति जो क्रांति हुई थी, लोहे का विकास हुआ था, समाजवाद हुआ था, भाप की शक्ति का विकास हुआ था, भाप इंजन बने थे। तो इन सब के बारे में एक हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि औद्योगिक क्रांति का एक इंट्रोडक्शन आपको दे दें कि किस तरीके से या वो कौन सा टाइम पीरियड है जब धीरे धीरे उद्योगों का निर्माण होने लगा और अर्थव्यवस्था ने अपना एक दूसरा रूप ले लिया, है ना, जिसको हम कहते हैं प्रथम औद्योगिक क्रांति। तो देखो, सबसे पहले जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया है वो कहाँ स्टार्ट होती है? वो सबसे पहले ब्रिटेन में स्टार्ट होती है, ठीक है ना। यानी ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक प्रक्रिया स्टार्ट होती है और जो टाइम पीरियड है वो याद रखना बहुत जरूरी है, जिसको हम पहली औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है वो 1780 से 1850 के बीच का टाइम पीरियड है, जिसमें हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में और स्पेशली जो ब्रिटेन है उसमें उद्योगों का विकास होता है और अर्थव्यवस्था कृषि से उद्योगों की तरफ ट्रांसफर होती है। यानी जो इकोनॉमिकल कंडीशन कृषि पर बेस्ड थी वो अब किस पर बेस हो गई? औद्योगिकों पर, यानी उद्योगों पर, इंडस्ट्रीज पर बेस्ड हो गई। साथ में ही ब्रिटेन के साथ साथ में यूरोप के देशों का भी औद्योगिकरण होता है। और इसके बाद जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो उत्तरी अमेरिका का जो महाद्वीप है उसका एक देश है, वहां पर भी हम परिवर्तन देखते हैं और वहां की जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। अब जो औद्योगिक क्रांति पहली स्टार्ट होती है ब्रिटेन में, उसमें दो चीजें बहुत बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिलती हैं कि जो उत्पादन हाथ से होता था, जो शिल्प हाथ से बनाए जाते थे। हस्तशिल्प का मतलब है हाथ से किया गया काम या हाथ से जो कुछ भी निर्माण किया जाता है, हाथ से जो चाहे चाहे वो कुछ भी हो, शिल्प हो सकता है, मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, कपड़ा हो सकता है हथकरघे के इस्तेमाल से। तो एक्स वाई जेड जो कुछ भी हाथ से निर्माण किया जाता है उसको हस्तशिल्प कहा जाता है। तो जब 1780 और 1850 के बीच में हस्तशिल्प और हथकरघे का प्रयोग हम देखते हैं कि धीरे धीरे कम होने लगता है और नई नई मशीनों का निर्माण होता है, टेक्नोलॉजी का आविष्कार होने लगता है, जिससे बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन होने लगता है और औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो जाती है। अब आप देखेंगे कि ब्रिटेन में जो उद्योग थे, आविष्कारों का प्रयोग जारी रहता है और ब्रिटेन में जो उद्योग थे उसमें शक्ति के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में भाप का प्रयोग किया जाता है। तो भाप के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में शक्ति का या ऊर्जा का प्रयोग स्टार्ट किया जाता है और परिवहन के रूप में रेलगाड़ियों और जहाजों का प्रयोग भी स्टार्ट हो जाता है। और जिसमें भाप की शक्ति से या भाप के इंजन से जो चलने वाले रेलगाड़ियां और जहाजों का निर्माण स्टार्ट कर दिया जाता है। औद्योगिकरण के फायदे भी थे तो नुकसान भी थे। फायदा ये था कि नई नई वस्तुओं का निर्माण होने लगा, टाइम कम लगने लगा, बाजार का निर्माण होने लगा, ठीक है, को पैसे मिलने लगे, है ना। लेकिन इसके साथ साथ में जो अमीर था वो अमीर होता गया और जो गरीब था वो गरीब होता गया।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मजदूर थे, जैसे पुरुष थे, स्त्री थे, बच्चे थे, सब काम में लगे थे, इंडस्ट्रीज में काम करने में। तो जो श्रमिक थे, स्पेशली जो मजदूर थे, जिसमें औरतें, बच्चे भी शामिल थे, उनकी स्थिति क्या हुई, दिन प्रतिदिन खराब होती गई थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इस शब्द का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? जॉर्जिस मिशले थे, जो फ्रांस से संबंधित थे, और उसके बाद फ्रेडरिक एंजल्स थे, जो जर्मनी के विद्वान थे। इन्होंने सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया था, या उस शब्द से लोगों को परिचय कराया था। इसके बाद हम अर्नोल्ड टाइनबी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने 1760 और 1820 ईस्वी के बीच में जो कुछ भी घटनाएं घटी, जो भी औद्योगिक विकास हुआ, उसके लिए सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया और इंग्लिश में इस शब्द का प्रयोग किया। ठीक है ना, यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नामक जो शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अर्नोल्ड टाइनबी के द्वारा किया गया, और स्पेशली जो टाइम पीरियड लिया गया वो 1760 से 1820 के बीच का टाइम पीरियड लिया गया। 1780 और 1820 के बीच में हम देखते हैं कि ब्रिटेन में और उसके आसपास के एरिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, हम देखते हैं कि कपास, लोहे के उद्योग, कोयला खनन, सड़कें, नहरों आदि का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर होता है, और विदेशी व्यापार बड़े पैमाने पर स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो द्वितीय औद्योगिक क्रांति थी, यानी प्रथम औद्योगिक क्रांति जो थी वो 1850 के पहले वाला टाइम पीरियड था। ओके, और जो दूसरी औद्योगिक क्रांति का जो टाइम पीरियड है वो 1850 के बाद स्टार्ट होता है, जो स्पेशली किस पर बेस्ड होता है? केमिकल यानी रसायन, और इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पर बेस्ड औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार होता है 1850 के बाद का जो औद्योगिक क्रांति होता है उसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब दूसरा औद्योगिक क्रांति वाला जो टाइम पीरियड आता है, तो उसमें ब्रिटेन पिछड़ जाता है और विश्व के दूसरे देश उभर कर सामने आने लगते हैं, यानी ब्रिटेन से आगे निकलने लगते हैं, जैसे जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति क्यों स्टार्ट हुई। इसके पीछे का कुछ कारण रहा होगा। तो देखो, इसके पीछे का कारण था, ये बताया गया कि जब 17th सेंचुरी में, यानी 17वीं शताब्दी में, हम इंग्लैंड का जब मैप देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो इंग्लैंड था या ब्रिटेन था, उसके 3 पार्ट थे, है ना। पहला पार्ट इंग्लैंड था, दूसरा पार्ट वेल्स था, और तीसरा पार्ट स्कॉटलैंड था। यानी इन 3 पार्टों से मिलकर ब्रिटेन का निर्माण हुआ था। ओके, लेकिन ब्रिटेन का जो राजनीतिक स्ट्रक्चर था, जो संगठन था, वो बिल्कुल एक जैसा था, यानी कि एक ही राजा होता था, उसी की बात मानी जाती थी, और उसी के द्वारा जो कानून होते थे, उसका पालन पूरे इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में कराया जाता था। राजनीतिक रूप से बिल्कुल संतुलित एक क्षेत्र था। ठीक है, साथ में ही 17वीं शताब्दी के अंत तक हम देखते हैं कि जो लोगों को का वेतन था, पिछले चैप्टर्स में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है कि लोगों को जो वेतन, जो मजदूरी थी, वो वस्तु विनिमय के माध्यम से न मिलकर किससे मिलने लगी थी? मुद्रा के रूप में, नगद के रूप में मिलने लगी थी। अब इससे क्या होता है कि जब नगद के रूप में मुद्रा मिलने लगती है, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि लोग जो है अपनी आय का खर्च करने लगते हैं, लेना देना आसान हो जाता है, तो लोगों के शौक बढ़ जाते हैं, और इससे क्या होता है? वस्तुओं की धीरे धीरे बिक्री होने लगती है, और बाजार का निर्माण होता है, क्योंकि व्यापार की प्रक्रिया और वस्तुओं की जो डिमांड होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए ब्रिटेन में हम देखते हैं कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और साथ में एक और रीजन था कि हम ये भी देखते हैं कि कृषि क्रांति भी होती है ब्रिटेन में। वो किस तरीके की कृषि क्रांति होती है, आइए बात कर लेते हैं। 18वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन देखने को मिलता है कृषि के क्षेत्र में, जिसको हम कृषि क्रांति कहते हैं। ये कृषि क्रांति कैसे होती है? देखो, क्या होता है कि जो इंग्लैंड के जो बड़े बड़े जमींदार थे, ठीक है, जो बड़े बड़े जमींदार थे, वो अपनी संपत्तियों के, जहाँ पे वो रहते थे, और जो उनके एसेट्स थे, जो संपत्तियां थी, उनके आसपास के जो छोटे छोटे फार्म, खेत थे, उसको भी खरीद लेते थे, और साथ में ही गांव की जो सार्वजनिक जमीनें थी, उस पर भी कब्जा कर लेते थे।
तो अब इससे क्या हुआ, इससे जो खाद्य उत्पादन में वृद्धि होने लगी, यानी जब फॉर्म की मात्रा या खेत की जो क्षेत्रफल है वो बढ़ गया। अब जब वो बढ़ गया और उसके लिए सारी सुविधाएं हैं जमींदारों के पास में, बीज है, पानी की सुविधा है, मजदूर है काम करने के लिए, तो इससे क्या हुआ कि जो खाद्यान्न है उसके उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि आई। तो अब इससे क्या हुआ कि कृषि में क्रांति आई, क्योंकि पैदावार बढ़ गई, है ना। तो जब पैदावार बढ़ी तो हम देखते हैं कि लोगों में जो पौष्टिकता की मात्रा है, पोषण जो है लोगों का बढ़ जाता है, तो लोगों की हेल्थ सुधरती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है। और इधर पॉपुलेशन बढ़ रही है और उधर हम देखते हैं कि लोगों के पास वेतन यानी मुद्रा मुद्रा आने लगती है वेतन के रूप में। तो अब इससे लोगों को नई नई चीजों को खरीदने में आसानी हो जाती है, बाजार बढ़ने लगता है क्योंकि वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है ना, व्यापार भी बढ़ने लगता है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं को देखकर जब हम समझेंगे तो ये समझ में आता है कि एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, तो बाजार बढ़ रहा है, तो वस्तुओं का निर्माण भी बढ़ रहा है। तो एक तरीके से एक बहुत बड़ा रीजन था कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। अच्छा, अब जैसे हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे मान लो ये जमींदार का घर है, ठीक है, और जमींदार के घर के आसपास का जो एरिया है उसको भी उसने खरीद लिया। अब इसके बाद जो सार्वजनिक स्थल के रूप में जो जमीनें हैं उसके आसपास की, उसको भी उसने ले लिया, ठीक है, यानी उस पर उसने असंवैधानिक रूप से कब्जा कर लिया एक तरीके से। और ये वो जमीनें थी जिस पर छोटे मजदूर, किसान ये लोग रहते थे, है ना, पशुपालक इस तरीके के लोग रहते थे। अब इस इन जमीनों पर कब्जा हो जाने की वजह से जो छोटे किसान थे, गरीब किसान थे, पशुपालक थे, चरवाहे थे, उनकी जमीन तो छिन गई। अब वो क्या करेंगे, तो वो गांव को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और बहुत सारे लोग अ, अपने गांव को छोड़कर जाकर शहरों में बस गए और वहां पर काम की तलाश करने लगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे शहर, व्यापार और वित्त के बारे में। सबसे पहले शहर का मतलब ये है कि हम देखते हैं कि 1750 और 1800 के बीच में, कब, 1750 और 1800 ईस्वी के बीच में 9 19 यूरोप के 19 शहरों की जनसंख्या दोगुनी हो गई थी, है ना। और इसमें से हम ये देखते हैं कि 19 शहरों में से सिर्फ 11 ब्रिटेन के थे, है ना। तो और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जब पॉपुलेशन दोगुनी हो गई है तो शहरों की मात्रा है वो क्या हो गई, बढ़ गई, जिसमें लंदन सबसे बड़ा शहर था और बाजारों का प्रमुख केंद्र भी रहा। यानी लंदन वो जगह थी जहां पे पूरे यूरोप का बाजारों का केंद्र जिसे माना जाता था, और यहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पहले जो चैप्टर्स हमने पढ़े थे उसमें हमने व्यापार के केंद्र के रूप में भूमध्य सागरीय वाला जो एरिया है उसको देखा था, यानी जो भूमध्य सागरीय बंदरगाह थे उसके माध्यम से व्यापार होता था और केंद्र था उसका इटली और फ्रांस, है ना। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमने ये बात देखी थी। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है वैसे वैसे जो भूमध्य सागरीय बंदरगाह की जगह जो अटलांटिक सागर है, अटलांटिक सागर के बंदरगाह फेमस हो जाते हैं व्यापार के लिए। और स्पेशली हॉलैंड यानी नीदरलैंड और ब्रिटेन के इससे जो व्यापार की प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है ना। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि इंग्लैंड में 100 से अधिक प्रांतीय बैंक थे पहले, और जिसकी संख्या 1820 तक आते आते कितनी हो गई, 600 तक पहुंच गई। यानी जो इंग्लैंड में प्रांतीय बैंक थे इनकी जिनकी संख्या 100 थी, अब उनकी संख्या कितनी हो गई, 600 तक हो गई, जिसमें केवल 100 तो सिर्फ लंदन के थे। तो हमें क्या पता चलता है, यानी बैंक क्यों बनाया जाएगा, अगर बैंक बनाया जा रहा है तो सीधी सी बात है कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराता है बैंक, किस लिए, व्यापार के लिए, काम स्टार्ट करने के लिए, लोगों को ब्याज देने के लिए, लोन देने के लिए, पैसे को रखने के लिए, है ना। तो हमें ये समझ में आता है कि अब लोगों के पास पैसे हो गए थे, लोग व्यापार कर पा रहे थे क्योंकि बैंक ऐसे संसाधन उपलब्ध करा रही थी। साथ में ही 18वीं शताब्दी से यूरोप के बहुत सारे शहर ऐसे मिले हैं जिनमें क्षेत्रफल भी जिनका बढ़ा है और आबादी दोनों ही बढ़ गए थे। यानी उनका जो एरिया था वो भी बढ़ता गया और एरिया बढ़ने के साथ साथ में वहां की आबादी भी बढ़ती गई। सिर्फ 18वीं शताब्दी के दौरान ही यूरोप में 2600 आविष्कार हमें देखने को मिलते हैं। यानी ये 2600 आविष्कार हमें ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो बहुत तेजी से पूरे विश्व में फैल रहा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोयले और लोहे के बारे में।
जब भी औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई तो उसके साथ में कोयला और लोहे का जो रोल था वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि कोयले और लोहे के बेस पर ही जो और सारे उद्योग थे वो पनपे और फूले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन है ना, इंग्लैंड है, उसके उद्योगों में जो खनिज संसाधन थे जैसे सीसा, तांबा, कोयला, लौह अयस्क और रागा, इनकी पर्याप्त मात्रा हमें मिलने लगी थी। और जो लोहा था वो तरल पदार्थ में लौह अयस्क के रूप में मिलने लगा था। अब तरल पदार्थ में मिल रहा था लौह अयस्क, तो फिर अब उसको अलग कैसे करेंगे? तो लौह अयस्क से ही लौह खनिज को अलग किया जाता था। और किस प्रक्रिया से अलग किया जाता था? तो इसको लौह प्रगलन की एक प्रक्रिया थी, यानी लोहे को पिघलाकर जो खनिज मिला है उसको पिघलाया जाता था और उसमें जो लोहे की मात्रा है उसको अलग किया जाता था प्रगलन विधि के माध्यम से। तो अब लोहे को पिघलाना यानी टेम्परेचर भी उस तरीके का हाई चाहिए, है ना, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए धमन भट्टी का आविष्कार किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो प्रथम अब्राहम डर्बी के द्वारा 1709 ईस्वी में धमन भट्टी का प्रयोग किया गया। और उसमें भी ऐसी धमन भट्टी का प्रयोग किया गया जिसमें सबसे पहले कोक यानी कोयले का प्रयोग किया गया था। ठीक है। इसके बाद इन्हीं का बेटा है जिसको हम कहते हैं द्वितीय डर्बी। उसने क्या किया? उसने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया, यानी जो ढलवा लोहा था उसे पिटवा लोहे का, यानी उसको थोड़ा मॉडिफाई करता है और ढलवे लोहे से पिटवा लोहा बनाता है। और ऐसा लोहा बनता है जो कम भंगुर था। कम भंगुर का मतलब कि जो हार्ड था, जिसको तोड़ना आसान नहीं था, मजबूत था, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि 1770 ईस्वी का जो दशक आता है उसमें जॉन विल्किंसन आता है। विल्किंसन क्या करता है? वो जो है लोहे का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने लगता है, लोहे को आकार देने लगता है, अलग अलग चीजें बनाने लगता है लोहे से। जैसे लोहे की कुर्सियां बना दिया, आसव बना दिया, शराब की भट्टियों की जो टंकियां होती थी उसको लोहे का बना दिया। और जो पाइप थी, मतलब जो पाइपें थी जो लगाई जाती थी नल के रूप में या कहीं पर भी पाइपें बिछाई जाती थी तो उसको उसको लोहे से बनाने लगा। तो इस तरीके से लोहे का अलग अलग चीजों में प्रयोग करना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो तृतीय डर्बी था, यानी हम यहाँ पर देखो तीन वंशावलियों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, दादा, उसका बेटा और फिर पोता। ठीक है, तो इस तरीके से तीन वंशावलियां पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो तृतीय डर्बी है उसने 1779 ईस्वी में क्या करा था? उसने जो है इंग्लैंड के कोलब्रुक डेल में जो सेवन नदी है वहां पर सबसे पहला लोहे का पुल बनाया था। ये जो आकृति आप देख रहे हैं ना, वो सबसे पहला लोहे का पुल है, उसकी आकृति दी गई है जिसको बनाया गया था तृतीय डर्बी के द्वारा 1779 में। अब हम जब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि 1800 से 1830 ईस्वी के दौरान ब्रिटेन में लोहे का उत्पादन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पूरी दुनिया का लगभग आधे से ज्यादा जो लोहे का उत्पादन है वो कहाँ पर होने लगा था? ब्रिटेन में होने लगा था। ठीक है। नेक्स्ट ये देखो दो डायग्राम है जो बनाया गया है, यानी जिसकी चित्रकारी करी गई है। जो इंग्लैंड में उस टाइम पीरियड में लोहे का प्रयोग होता था, धमन भट्टियां थी, काठ के कोयले की जो भट्टियां थी, उनकी आकृति को बताता है। तो पहली जो संरचना है वो कॉलब्रुक डेल का ही चित्र है, जिसको बनाया है एफ वाइवेर्स ने। ठीक है ना। और ये क्या, अब यहाँ पर आप देखो ना, ये भट्टियां बनी हुई हैं। ये भट्टियां क्या बता रही हैं? ये धमन भट्टियां हैं। साथ में ही काठ कोयले की भी भट्टियां हमको यहाँ पर दिख रही हैं, जो बता रही हैं कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर जो औद्योगिक प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई थी। का कोयले का प्रयोग स्टार्ट हो गया था, लोहे का प्रयोग स्टार्ट हो गया था। साथ में ही विलियम और विलियम्स के द्वारा बनाया गया ये चित्र है 1780 का, जिसमें कोल ब्रुकडेल के पास जो ढलवा लोहे का पुल है वो बनाकर चित्रकारी करके दिखाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम इस मैप में थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे जो ब्रिटेन था उसमें लोहे और कोयले के उत्पादन में की मात्रा क्या हो गई थी? बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और आप देखो स्कॉटलैंड से लेकर इंग्लैंड से लेकर वेल्स से लेकर हर एक एरिया में आप देखो, कहीं पर भी कोई जो एरिया है वो छूटा नहीं है। लोहा और कोयले का उत्पादन मतलब कि ब्रिटेन के हर एक क्षेत्र में
हो रहा था, बड़े पैमाने पर हो रहा था, ये सारा डायग्राम हमें बताता है। और स्पेशली ये जो न्यू कैसल वाला जो एरिया है, इस एरिया में देखो कितने बड़े पैमाने पर इसका निर्माण किया जा रहा है लोहे और कोयले का। साथ में ही यहाँ पर ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग को भी आप देख सकते हैं। स्पेशली जो क्षेत्र दिया गया है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, वो मैनचेस्टर और लीड्स वाला जो एरिया है वो दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरीके से कपास की कताई बुनाई स्टार्ट होती है। देखो, जहां पर कोयला था, लोहा था, वहीं पर हम देखते हैं कि कपास की जो कताई बुनाई थी वो भी स्टार्ट कर दी गई। क्योंकि कपास क्या है, बेस है सूती कपड़े का, कपड़े बनाने का, है ना। तो कपास की डिमांड भी बढ़ने लगी थी और उपनिवेश स्थापित होने की वजह से व्यापार भी था, वो भी कपास का बढ़ने लगा था। तो हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो 18वीं शताब्दी का टाइम पीरियड था, उसमें उसका जो स्टार्टिंग वाला जो टाइम पीरियड था, यानी जो प्रारंभिक वर्ष था, उसमें कताई का जो काम होता था वो बहुत धीमी गति से होता था और उसमें बहुत मेहनत लगती थी। यानी कच्ची रुई को काट कर पहले धागा बनाया जाता था, फिर उस धागे से हस्तकरघा के माध्यम से कपड़े को बनाया जाता था। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, इसमें बहुत मेहनत लगती थी और टाइम भी बहुत लगता था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब तकनीकी का आविष्कार हो गया, मशीनों का आविष्कार हो गया, तो कपड़े का जो बुनाई का काम था, कताई का काम था, वो सारा कहाँ पर ट्रांसफर हो गया, कारखाने में चला गया। तो कारखाने में जाने की वजह से जो कपास की डिमांड थी वो बढ़ गई, क्योंकि कपड़ा अब जल्दी बनने लगा था। और ब्रिटेन, हम सबको अच्छे से पता है कि ब्रिटेन के बहुत सारे उपनिवेश थे, है ना। और ब्रिटेन इसलिए भी उपनिवेश बनाने लगा था जिससे कि वो अपना तैयार माल वहां से बेच सके, वहां पर ले जाकर बेच सके और वहां से कच्चा माल लेकर आ सके। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में इंग्लैंड ने भारत से बहुत सारा जो बहुत सारे जो कपास की गांठें थी या कपास था, उसका आयात भी इंग्लैंड ने भारत से करा था, है ना। अब क्या हुआ कि सारा काम कारखाने में होने लगा। अब कारखाने में होने लगा तो कपड़े की क्वालिटी अच्छी हो गई। अब कपड़ा ज्यादा बनने लगा, तो अब कपड़ा ज्यादा बनने लगा, क्वालिटी अच्छी होने लगी। तो उस तरीके से पूरे दुनिया में व्यापार भी बढ़ने लगा ब्रिटेन का, यानी लोगों की डिमांड बढ़ने लगी, है ना। तो डिमांड बढ़ने लगी और ब्रिटेन ने उसको पूरा भी किया। तो कच्चा माल लेकर आता था सस्ते दामों पर और अपना बना बनाया माल पूरी दुनिया में महंगे दामों पर बेचता था। तो इस तरीके से जो कपास के माध्यम से सूती कपड़े का भी विकास हमको दिखता है। एक औद्योगिक क्रांति सूती के रूप में भी, सूती कपड़े के रूप में भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से कपास की कताई बुनाई के लिए मशीनों का आविष्कार किया जाने लगा था, जिसका नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछ लेता है। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि 1773 ईस्वी में जॉन के ने फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार किया। किसने आविष्कार किया था? जॉन के ने आविष्कार किया था फ्लाइंग शटल लूम का। इसके बाद 1765 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जैनी नामक एक कताई मशीन का आविष्कार किया था। आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये डायग्राम भी है जो कताई मशीन दिखा रहा है, किसकी? हरग्रीव्स की स्पिनिंग जैनी को दिखा रहा है। इसके बाद 1769 ईस्वी में रिचर्ड ऑकराइट ने वाटर फैम नामक मशीन बनाया। ये जो मशीन क्या है, इसका नाम क्या है? वाटर फैम। अब देखो, इसकी क्वालिटी देखो, इसके तरीके देखो, इसके इंस्ट्रूमेंट देखो, मतलब किस तरीके से आविष्कार किया जाने लगा। और इससे जो कपास से कपड़े की बुनाई थी, जो रुई से जो कताई थी धागों की, वो क्या हुई? बढ़ने लगी थी, जल्दी जल्दी बनने लगी थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि 1779 में 1779 में जो सैमुअल क्रॉम्पटन है, उन्होंने म्यूल नामक मशीन बनाया था। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ना, ये म्यूल मशीन है जो सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा बनाया गया था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट आविष्कार है हस्तकरघे के लिए या कपास की कताई बुनाई के लिए, वो आविष्कार किया गया था एडमंड कार्टराइट के द्वारा 1787 में। पावर लूम यानी शक्ति चालित करघा। शक्ति चालित करघे का मतलब है कि उस समय हमें पता है कि भाप का प्रयोग किया जाने लगा था, यानी किस तरीके से भाप का प्रयोग किया जाए, और उससे उससे ये मशीन चलने लगी थी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आविष्कार है कपास की कताई बुनाई के क्षेत्र में।
नेक्स्ट, कपास की कताई बुनाई वाला ही जो हम पढ़ रहे हैं उसमें देखते हैं आगे क्या है। तो देखो 1780 के दशक में कपास उद्योग कई रूपों में ब्रिटिश औद्योगिकरण का प्रतीक बन गया था। यानी हम एक तरफ देख रहे हैं कि कोयले का प्रयोग हो रहा है, लोहे का प्रयोग हो रहा है, लोहे से सामान बनाया जा रहा है, मशीनों का निर्माण किया जा रहा है लोहे के प्रयोग से, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि कपास उद्योग को भी ब्रिटेन में किस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि बाजार बढ़ गया है ना, कच्चा माल उपलब्ध है सस्ते दामों पर। साथ में हम ये देखते हैं कि उपनिवेश मिलने से जो एक कच्चे माल की जो डिमांड थी वो इंग्लैंड में पूरी हो जाती है, और इंग्लैंड के पास तो मशीनें हैं ही, तो अब मशीनें हैं, कपास भी है, तो अब सामान बन रहा है, और सामान को बेचने के लिए उपनिवेश है जहां पर बाजार है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इंग्लैंड ने अपना जो ये कपड़ा उद्योग है इसको फैलाया। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाप की शक्ति के बारे में। देखो उस टाइम पीरियड में जो भाप की शक्ति थी उसका प्रयोग उद्योगों में बड़े पैमाने पर किया जाने लगा, और भाप की शक्ति के प्रयोग की वजह से क्या हुआ कि ये कम खर्चीला था, ठीक है, और मशीनों को स्मूथली चलाया जाने लगा था। सबसे पहले जो भाप की शक्ति का प्रयोग किया गया था वो खनन उद्योग में किया गया था। अब खनन उद्योग का मतलब हम आप समझते हैं, खनन का मतलब होता है खनाई, खनन करना यानी खुदाई करना। किसकी खुदाई करना? जमीन की खुदाई करना, है ना। उसमें से कोई खनिज है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जमीन के अंदर अगर कोई खनिज है तो उसको निकालने के लिए आपको जमीन को खोदना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले भाप की शक्ति का प्रयोग किया गया था। और सबसे पहला जो एक यंत्र हमें देखने को मिलता है इतिहास में, वो है थॉमस सेवरी ने खानों से पानी बाहर निकालने के लिए माइनर्स फ्रेंड यानी खनन मित्र नाम का एक भाप का इंजन का मॉडल तैयार किया था 1698 ईस्वी में। क्या नाम था? माइनर्स फ्रेंड यानी खनन मित्र। 1698 में आविष्कार किया गया था थॉमस सेवरी के द्वारा। ये एक भाप के इंजन का मॉडल था जिसके माध्यम से खनन वाला जो एरिया था अगर उसमें पानी भर गया है तो उसको निकाला जाए। अच्छा, क्यों निकालने की जरूरत पड़ती है पानी? खनन हो रहा है, खुदाई हो रही है जमीन के अंदर, बारिश हो गई, कुछ हो गया, उसमें पानी भर गया, तो अब उस पानी को निकालेंगे तभी तो खुदाई हो पाएगी। तो उस पानी को निकालने के लिए जो सबसे पहला यंत्र बनाया गया था वो था खनन मित्र या माइनर्स फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी सीरीज में कैसे कैसे आविष्कार आगे होते रहते हैं। तो भाप का एक और इंजन सामने आता है 1712 ईस्वी में, और कौन बनाता है इसको? थॉमस न्यूकेमॉन के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन इसकी कमी थी, इसकी कमी ये थी कि अब भाप है तो जहां पर इकट्ठा होता था, जिस संघनन बेलन में इसको इकट्ठा किया जाता था भाप को, वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता था। तो ठंडा होने की वजह से क्या होता था, इसकी जो ऊर्जा है, इसकी जो एनर्जी है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी। तो आगे हम देखेंगे कि और आविष्कार होते हैं और इसमें सुधार होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेम्स वाट के बारे में। हम जेम्स वाट के बारे में बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो जेम्स वाट का जो सबसे बड़ा रोल है, उन्होंने बिल्कुल आधुनिक किस्म के भाप की शक्ति का प्रयोग किया और भाप के इंजन का निर्माण किया। कब किया था? 1769 में। कब किया था? 1769 में। और इन्होंने ऐसा भाप का इंजन बनाया जो एक साधारण पंप की तरह नहीं काम करता था, उसके बजाय एक प्राइम मूवर या प्रमुख चालक के रूप में काम करता था। मतलब अगर भाप के इंजन का प्रयोग कर दिया जाएगा तो मशीन अपने आप चलने लगेगी, भाप से ऊर्जा जो निकलेगी उसके माध्यम से। तो अब इस तरह की मशीन आप देख रहे हैं, है ना, ये यही मशीन है। और अब इससे क्या हुआ, अगर इस तरीके की मशीन बन गई, ऐसा भाप से चलने वाला इंजन बन गया, तो अब इसका प्रयोग कारखानों में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाने लगा था, जिससे जो भाप की शक्ति से चलने वाली मशीनें हैं उनको आसानी से ऊर्जा मिल जाती थी, और अब उद्योगों में और तरक्की देखने को हमें मिलने लगी। अच्छा, जेम्स वॉट को मैथ्यू वॉल्टन का साथ मिला। मैथ्यू वॉल्टन कौन थे? एक प्रोड्यूसर थे जिन्होंने इकोनॉमिकली हेल्प करी थी जेम्स वॉट की। तो इसी तरीके की हेल्प से इन दोनों ने मिलकर 1775 में, कब? 1775 में बर्मिंघम में सोहो फाउंड्री का निर्माण किया। सोहो फाउंड्री क्या थी? एक ऐसी कंपनी या एक ऐसा कारखाना था जो भाप के इंजन को बनाता था, है ना। तो इससे हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर ये भाप के इंजन का निर्माण करने लगे थे, और पूरे यूरोप में इस भाप के इंजन को बेचने लगे थे। और जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि सिर्फ ब्रिटेन के जो बने भाप के इंजन थे वो पूरे यूरोप के 70% जो डिमांड थी उसको पूरा करते थे, ठीक है। कितने परसेंट डिमांड को पूरा करते थे? 70% डिमांड को यहाँ के जो भाप के इंजन बने थे वो पूरा करते थे पूरे यूरोप के।
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है वो टेलीग्राम पर पीडीएफ के फॉर्म में डाल दिया जाता है, तो वहाँ से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।